नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू कल से मतलब 21 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सबको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ जो कि कल से होने वाले इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं। जिनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाया, उम्मीद करता हूँ वो 71वीं बीपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे और जिनका हो गया है 70वीं इंटरव्यू के लिए उनमें भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको 71वीं मेंस भी देना होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि कल से इंटरव्यू शुरू है और आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आपसे? 1 महीना से ऊपर हो गया रिज़ल्ट आए हुए, कल से इंटरव्यू शुरू है और आज मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों बेसिकली पिछले 1 महीने में मतलब 19 दिसंबर से आज तक लगभग मैंने 500 लोगों के मॉक इंटरव्यू लिए। ऐसे लोग जिनको बीपीएससी का 70वीं का इंटरव्यू देना है कल से जो शुरू हो रहे हैं उसमें। जिस संस्थान से मैं जुड़ा हूँ मॉक इंटरव्यू के लिए तो लगभग 500 इंटरव्यू लिए मैंने इस 1 महीने में। उस संस्थान के यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो भी हुए, क्लास भी ली मैंने, बताया कि मेरे अनुसार कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे जो ये मॉक लिए मैंने। लेकिन कई डिमांड आई कि सर आप अपने चैनल पे भी कुछ इंटरव्यू से जुड़ा कुछ वीडियो बना के डालें और मुझे भी लगा कि मुझे अपने चैनल पे भी कुछ आपसे चर्चा करनी चाहिए। तो इसलिए मतलब हम लोगों के अपने चैनल पे ये आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अदरवाइज़ 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए मैं चर्चाएँ काफ़ी कर चुका हूँ और लगभग 500 लोगों के मौके भी लिए। तो आज मुझे लगा कि एक बार मैं अपने चैनल पे भी आपसे एक संक्षिप्त चर्चा कर लूँ 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए। तो जो लोग अब कल-परसों ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए तो बस इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्ज़ाम दें और प्रयास करें कि इसी बार उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिनके इंटरव्यू में अभी समय है, 5400 के आसपास रिजल्ट है मेंस का, उतने लोगों को इंटरव्यू देने हैं। 28 फरवरी तक की अभी डेट शीट आई है, लगभग आधे लोगों की, बचे हुए लोगों की डेट शीट आएगी तो मार्च और अप्रैल में उनके इंटरव्यू होंगे। तो अभी जिन लोगों का इधर 5, 7, 10 दिन में इंटरव्यू होने जा रहा है, उनके लिए तो बस इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। लेकिन जिनके इंटरव्यू के लिए अभी समय है, तो वो ज़रूर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। संक्षेप में बस एक बार मैं अपनी तरफ से आपको आइडिया देने चाहता हूँ इंटरव्यू की तैयारी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इंटरव्यू के संदर्भ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम देखते हैं, जो हम लोग जैसे मौखी में ले रहा हूँ, तो 5-6 बातें जिन पे हम ध्यान देते हैं इंटरव्यू के दौरान, वो अपेक्षा की जाती है कि आप भी उन 5-6 सेक्शंस को अच्छे से तैयार कर लें इंटरव्यू के लिए। तो जो 5-6 मेजर या कहें कि मेन मुद्दे हैं, पॉइंट हैं, आपके इंटरव्यू से जुड़े हुए, तो उनमें सबसे पहला तो है आपका एकेडमिक। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है आपका, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, नेट क्वालिफाइड है क्या? तो एक सबसे पहली तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बारे में हमें पता होती है। दूसरा होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? भले क्वालिफाइंग हो गया है मेंस में, लेकिन फिर भी जिस ऑप्शनल को रख के आपने क्वालिफाई किया है, उससे जुड़ी जानकारियाँ हो आपको, ऐसी उम्मीद की जाती है। तीसरा आपकी हॉबी क्या है? चौथा आपकी पोस्ट प्रायोरिटीज़ क्या हैं? पाँचवा, अगर गैप ईयर है तो उस दौरान आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग वर्किंग हैं तो उनका वर्क प्रोफाइल क्या है? और छठा, न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स के प्रति आपकी समझ कितनी है?
तो मुख्य रूप से ये 6 बातें जिन पे हम फ़ोकस करते हैं मॉक इंटरव्यू में भी और आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने बायोडेटा की ये 6 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, इन पर आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, इंटरव्यू में आपको उतने ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होगी। वैसे इंटरव्यू है पर्सनैलिटी टेस्ट, मेनली आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, व्यक्तित्व की परीक्षा है, लेकिन अब 15-17 मिनट चुपचाप एक-दूसरे का मुँह देखते हुए तो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा नहीं। उस 15-17 मिनट में कुछ ना कुछ बातें करेगा बोर्ड आपसे, तो बातें किन मुद्दों पे करेगा, तो वो ये 6 मुद्दे हैं। और इन 6 मुद्दों पे की गई चर्चाओं के आधार पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाएगा और फिर तय होगा कि आप कितना आगे बढ़ेंगे या नहीं, या 120 नंबर के इंटरव्यू में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। एकेडमिक एक सबसे ज़रूरी है। उम्मीद की जाती है कि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया, उस सब्जेक्ट की मूलभूत समझ तो होनी चाहिए। हो सकता है कि कई लोगों ने बहुत पहले ग्रेजुएशन किया, लेकिन फिर भी सिविल सर्वेंट के रूप में मूलभूत समझ की उम्मीद की जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी जैसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, या बहुत सारे लोग बीपीएससी में ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, बीटेक किया है डिफरेंट अलग-अलग शाखाओं से उन्होंने, तो उसकी मूलभूत समझ हो उनको। ऑप्शनल क्या है, तो मैंने देखा कि ऑप्शनल में 80% लोगों का तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल है। क्यों रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो क्वालीफाइंग था, जीएस में पढ़ना ही था, तो लगा कि उसी से ऑप्शनल भी क्वालीफाई हो जाएगा, तो लोगों का ये तर्क है और सही बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन भले क्वालीफाइंग था, वो जीएस से ही हो जाता 30-40 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको मूलभूत समझ होनी चाहिए। आपने प्री में भी जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा, मेंस में भी आपने क्वालीफाई किया उस ऑप्शनल को, तब इंटरव्यू में भी आपसे उम्मीद की जाती है कि 15-17 मिनट की चर्चा में 2-4 मिनट, 5 मिनट चर्चा आपके ऑप्शनल पे भी हो, 2, 4, 6 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएँ। हिस्ट्री है तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री। अक्सर आप ही से पूछ लिया जाता है कि बताइए आपका कौन-सा फ़ेवरेट खंड है जहाँ से हम प्रश्न पूछें, नहीं तो अपनी तरफ से भी। ऐसा देखा जाता है कि बीपीएससी में फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो अब फैक्ट तो अनलिमिटेड है और वास्तव में फैक्ट की परीक्षा तो प्री में हो गई है। मेंस में भी आपने ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे फैक्ट की ही परीक्षा दी है, एक बार और इंटरव्यू में भी। बता पाएँगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी बता पाएँगे तो बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उम्मीद की जाती है कि उन पे तो एक आपकी राय होनी ही चाहिए। तो जो भी आपका ऑप्शनल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली यही 3-4 सब्जेक्ट हैं, उसमें भी 80% लोग तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले ही, तो उसकी तैयारी हो आपकी। तीसरा खंड है हॉबी, एक महत्वपूर्ण खंड है हॉबी। सच्चाई तो ये है कि हम भारतीय लोगों में ज़्यादातर लोगों की हॉबी होती ही नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने में ही ज़िंदगी निकल जाती है। हॉबी तो ईमानदारी की बात है कि कितने लोग परस्यू करते हैं। और सिविल सेवा की तैयारी में भी 24 घंटे पढ़ाई करो तब भी कम होता है। वैसी स्थिति में किसी हॉबी को परस्यू करना भी बड़ा कठिन है। लेकिन अब चूँकि पर्सनैलिटी का एक पार्ट है हॉबी, तो हॉबी हमें रखनी है। बहुत सारे लोगों की नहीं है तो झूठी ही सही, लेकिन एक हॉबी है, और जब जो हॉबी रखी है तो उसकी भी बेसिक मूलभूत समझ का होना ज़रूरी है। इसमें भी फिर मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों की हॉबी है क्रिकेट या कुकिंग। नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 पे कुकिंग, फिर कुछ और लोगों की हॉबी किचन गार्डनिंग या ट्रैवलिंग या मूवीज़ देखना, गाने सुनना, एकाध-एकाध लोगों की गज़लें, कविताएँ लिखना, सुनना या डांस करना, या और इस तरह का। लेकिन मैक्सिमम लोगों की हॉबी क्रिकेट, कुकिंग, बाकी गेम्स में भी है। शतरंज भी कुछ लोगों ने खेलना हॉबी बताया, बैडमिंटन भी कुछ लोगों ने हॉबी बताया, कबड्डी भी बताया, लेकिन मैक्सिमम क्रिकेट। तो अब अगर क्रिकेट आपकी हॉबी है, तो मूलभूत समझ तो हो। 2026 में कौन-कौन से वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं, 2025 में कौन-कौन से वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं, अब तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, वैभव सूर्यवंशी कौन है, क्या स्थिति है, क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं, बिहार के ही हैं, ईशान किशन, मतलब कहने का कि अब उस
क्रिकेट से जुड़ी जो मूलभूत बातें कम से कम इधर जो रोज़ न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही हैं, वो तो पता हो। ऐसिस ट्रॉफ़ी हुई है तो कौन जीता, कौन हारा, ऐसिस नाम क्यों पड़ा है, उसका मतलब क्या है, कितने अब तक ऐसेज हो गए हैं, तो जो भी उससे जुड़ी बेसिक बातें। या और जो आपकी हॉबी है, तो उसकी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा हॉबी डांस है, अभी 2 दिन पहले मैं मॉक ले रहा था। फ्री स्टाइल डांस तो मैंने कहा बताइए कि अभी 1 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में असम में एक डांस ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अब नहीं बता पाए तो फिर कैसे डांस हॉबी है? और डांस हॉबी है तो कम से कम इतना तो पता हो, मुझे पता है मेरी हॉबी डांस नहीं है और आपको पता नहीं जबकि आप कह रहे हैं आपकी हॉबी डांस है। मुझे पता है कि कनाडा टीम है जिसके 15 सदस्यों में 11 सदस्य भारत के हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी हॉबी क्रिकेट है और आपको नहीं है पता, तो फिर ये कैसे? कोई कह रहा है हॉबी है म्यूज़िक सुनना और मैंने कहा म्यूज़िक सुनते हैं तो बताइए ए आर रहमान कौन है और क्यों अभी चर्चा में है? अब म्यूज़िक सुनना हॉबी तो है लेकिन ये पता नहीं है। कैसे हॉबी है फिर आप? म्यूज़िक हॉबी है तो म्यूज़िक से जुड़ी समझ तो होगी कि नहीं जानकारियाँ, तो म्यूज़िक का मतलब केवल ये थोड़ी कि हम कहें कि किशोर कुमार कौन थे, उनका गाना एक बता दीजिए। कुकिंग हॉबी है तो कुकिंग में अब यही थोड़ी है कि हम लिट्टी-चोखा ही पूछेंगे आपसे। कुकिंग हॉबी है तो हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि भारतीय मसालों में मिलावट की एक समस्या हुई थी कुछ दिन पहले कई देशों ने बैन कर दिया था, तो क्या था मामला? क्या तिरुपति के मंदिर में जो प्रसाद के लड्डू बँटते हैं देसी घी उसमें मिलावट का मामला हुआ तो क्या है मुद्दा? तो कुकिंग हॉबी है या कोलेस्ट्रॉल है किसी को या डायबिटीज़ है तो किस तरह का खाना उसे खाना चाहिए और नहीं, क्या परहेज़ करना चाहिए? कहने का मतलब कि उसके क्या-क्या डायमेंशन हो सकते हैं, क्या दायरे हो सकते हैं, तो ये देखना समझना भी तो ज़रूरी है। अपनी हॉबी को जस्टिफ़ाई करना है। ट्रैवलिंग हॉबी है तो ग्रीन सेस क्या है? ओवर टूरिज़्म एक बहुत गंभीर समस्या हो गई हमारे देश में, दुनिया के कई देशों ने तो ट्रैवलर्स की संख्या तय कर दी है, पर डे, पर मंथ कि इससे ज़्यादा ट्रैवलर नहीं होंगे, टैक्स लगा दिए गए हैं। ट्रैवल करने लोग जा रहे हैं और कूड़ा-कचरा गंदगी फैला रहे हैं। केदारनाथ में पिछले यात्रा में इतना कूड़ा-कचरा फैला कि उसको निपटाने में ही 4 महीना लग रहा है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। तो उससे जुड़े जो डायमेंशन हैं, स्पेशली जो करंट डेवलपमेंट हैं, इश्यूज़ हैं, उम्मीद की जाती है कि आपको उनकी बेहतर समझ हो। पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? बीएएस, बीपीएस। एक प्रश्न ये भी होता है, क्यों आप इस सेवा में आना चाहते हैं? क्यों प्रशासन में आना है आपको? ज़्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं है। ज़्यादातर लोग की विविधतापूर्ण सेवा है। मैंने बताया कि विविधतापूर्ण केवल बीएएस है। भारतीय जो बिहार प्रशासनिक सेवा विविधतापूर्ण वही है देश की एकमात्र सामान्यज्ञ सेवा है। बाकी दूसरी जितनी सेवाएँ हैं, विशेषज्ञ सेवा है। बीपीएस में जाएँगे तो मूल काम एक ही है पुलिस में कानून व्यवस्था। राजस्व सेवा में जाएँगे तो एक ही काम है टैक्स कलेक्शन। एजुकेशन सर्विस में जाएँगे तो एक ही काम है शिक्षा। उसी शिक्षा में ही भले फिर जो हो लेकिन मूल शिक्षा ही है। तो बीएएस ही एकमात्र सेवा है जो विविधतापूर्ण है, जिसमें राजस्व भी वसूलना है, जिसमें कानून व्यवस्था भी देखनी है, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण भी करना है, जिसमें विकास भी करना है, जिसमें आपदा प्रबंधन भी करना है, तो उसमें है डिफरेंट टाइप के वर्क, न्यायिक काम भी है उसमें। तो आपके पास जेन्युइन रीज़न हो लॉजिक हो, बहुत सारे लोग लेवल 10, लेवल 11 की नौकरी कर रहे हैं, 1.5 लाख, 2 लाख परमानेंट सैलरी, अब वो कहते हैं कि वो 60,000, 70,000 की नौकरी में आना चाहते हैं, तो क्यों? तो उनके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। लेवल 6 वाला कहे कि लेवल 9 में जाना है तो समझ में आता है, लेकिन लेवल 11 वाला कहे कि लेवल 9 में आना है तो आसानी से तो हज़म नहीं होती है ये बात। तो आपकी पोस्ट प्रायोरिटीज़ क्या है? क्यों आप प्रशासन में आना चाहते हैं? कम से कम आपको बीएएस, बीपीएस जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनके काम पता हों। तो ये सब जानना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बात है। नेट पे भी बहुत आसानी से सब चीज़ें उपलब्ध हैं कि प्रशासनिक सेवा के क्या काम है या पुलिस सेवा के प्रमुख काम क्या है। पुलिस सेवा है तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या है, तो पुलिस रिफ़ॉर्म्स क्या है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, तो मोरल पुलिसिंग क्या है, तो डीजीपी की नियुक्ति कैसे हो रही है, तो जो भी उससे जुड़ी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए फिर। गैप ईयर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2010-2012 में ग्रेजुएशन किया, 12-15 साल से क्या कर रहे हैं, तो केवल तैयारी कर रहे हैं। अब 15 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, ये बात आप सामने वाले को बोलेंगे, तो सामने वाला आपके बारे में क्या निष्कर्ष निकालेगा? पॉजिटिव निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा।
उसके ऊपर आपकी इस बात का पॉज़िटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा कि आप 10 साल, 8 साल, 15 साल से केवल तैयारी कर रहे हैं। तो बार-बार सलाह दी गई कि कम से कम आप अपने नेगेटिव पक्ष को अपनी तरफ से तो नहीं रखिए ना दूसरे के सामने, अपनी तरफ से तो आप अपनी पॉज़िटिव बात नहीं बताइए। तो सलाह दी गई कि गैप ईयर को भरने का प्रयास कीजिए, भरने का प्रयास मतलब कुछ ऐसा बताइए कि आपने इस 10-12 साल में केवल परिवार, समाज के ऊपर बोझ नहीं रहे, केवल तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि कुछ आप दे भी रहे हैं अपने परिवार, अपने समाज को। तो कुछ भी ऐसा काम जो आप बता सकें, पढ़ाना, पिताजी की मदद करना, खेती, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड ऐसा। अगर वर्किंग है तब तो कोई बात ही नहीं, और नहीं है वर्किंग तब भी 2-3 साल, 4 साल तो चलता है कि चलो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी के एक नेगेटिव पक्ष को शो कर रहा है कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि अब आप में कुछ है बेसिक कमी, डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि उस वजह से आप इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, तो आगे भी मन में डाउट होता है कि फिर आगे आपको सिलेक्ट क्यों किया जाए? और सबसे ज़रूरी पक्ष है न्यूज़पेपर, करंट अफ़ेयर। सफल प्रशासक का ज़रूरी गुण है कि वो जिज्ञासु हो, वो जागरूक हो, और न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना, इस उद्देश्य से न्यूज़पेपर पढ़ना कि दूसरा जब आपसे पूछे न्यूज़पेपर की न्यूज़ तो आप बता पाएँ। फैक्ट भी, कॉन्सेप्ट भी, अपनी एक राय भी। न्यूज़ भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार तीनों लेवल की, कि बिहार में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे प्रमुख घटनाएँ क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय। अब सबसे बड़ी बात कि कल से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, और 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, और आपको बजट ही पता नहीं है। नेचुरल सी बात है कि अब जिनके इंटरव्यू होंगे तो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस अभी क्वेश्चन में रहेगा कि क्यों हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 को ही क्यों मनाते हैं, गणतंत्र क्या है? 24 जनवरी को जिनके इंटरव्यू हैं तो 24 जनवरी 1950 को क्या प्रमुख घटनाएँ घटी थीं? 30 जनवरी को इंटरव्यू है तो महात्मा गांधी, ज़्यादातर लोगों का इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है तो इसलिए भी महात्मा गांधी, और 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू होना है तो बजट। बजट क्या है? बजट की प्रक्रिया क्या है? संसद संविधान में उससे जुड़े प्रावधान क्या हैं? और जब बजट आ जाएगा तो फिर उसके प्रावधान क्या हैं? उसी तरह से बिहार बजट शुरू होना है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, तो वो सारी बातें। अब बताइए, आपको ये पता नहीं हो, कैसे आप उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे नंबर पाएँगे इंटरव्यू में? अमेरिका, ईरान के बीच में क्या चल रहा है? अमेरिका, वेनेजुएला में क्या हो रहा है? ग्रीनलैंड का इश्यू क्या है? उसपे आपकी एक राय भी क्या है? भारत के ऊपर क्या प्रभाव हैं इन सब बातों के? रसिया, यूक्रेन है, इज़राइल, फ़लस्तीन है, बांग्लादेश समस्या क्या है? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, क्या है? वंदे मातरम के 150 साल को हो गए, क्या विवाद है? तो कहने का मतलब कि जो भी इस तरह की करंट डेवलपमेंट है, न्यूज़ चल रही है, उनकी आपको जानकारी भी हो, उनके बारे में आपकी एक स्पष्ट राय भी हो। तो कम से कम आपके बायोडेटा के जो ये 5-6 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। जिनका इंटरव्यू इधर 2-4 दिन में है, उम्मीद करते हैं कि उन्होंने ये सारे काम कर लिए होंगे। समय है और कुछ नहीं कर पाए तो कर लें, और जिनके पास अभी समय है, 8-10 दिन बाद इंटरव्यू हैं, तो अभी समय है। इनमें से जो भी पक्ष कमज़ोर है, तुरंत उस पे फ़ोकस करें, न्यूज़पेपर डेली अच्छे से पढ़ें, इस उद्देश्य से पढ़ें कि दूसरे को बताना है। अपनी हॉबी के कुछ क्या डायमेंशन हो सकते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको तैयार करें। क्रिकेट हॉबी है तो सरकार की खेल नीति क्या है, वो भी हो सकती है। बिहार सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, वो भी हो सकता है। तो क्रिकेट का मतलब केवल यही नहीं है कि केवल डीआरएस और डीएलएस ही पूछ लेंगे या 1-2 खिलाड़ियों के नाम और हो जाएगा। क्रिकेट मतलब खेल, तो बहुत सारे ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो, और स्पेशली क्रिकेट से जुड़े जो डेवलपमेंट है वो तो पता होनी चाहिए। तो इस तरह से बायोडेटा के ये 5-6 महत्वपूर्ण खंड हैं, इनकी आप तैयारी कीजिए, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, और पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी तो फिर ऐसी हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत गंभीर नहीं होना है, बहुत कैजुअल नहीं होना है आपको, एक उत्साहजनक माहौल में अपना एनर्जी लेवल अच्छा रखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं, ताकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे खुश हो, आपको 85 प्लस
नंबर मिल जाए। तो मुझे लगता है कि मेरा जो इधर 1 महीने का अनुभव लगभग 500 लोगों के मॉक लेने के बाद ये 5-6 बातें जो निकल के आई कि आप लोगों को इन पा अपने बायोडाटा के 5-6 कंपोनेंट को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो एक आप अपना बढ़िया इंटरव्यू शेप कर सकते हैं और जो सफल होने की एक लास्ट सीढ़ी है, उसे पार करके एक अच्छी रैंक के साथ अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बीच-बीच में प्रयास करूँगा कि कुछ और मैं इंटरव्यू से जुड़ी जानकारियाँ, वीडियो हों, तो कोशिश करूँगा कि बीच में भी चर्चा करता रहूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट।